नमस्कार। यहाँ पर कुंवर नारायण की कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता की वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। चिड़िया क्या जाने, माने का अर्थ है मतलब या अर्थ। इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कहता है कि कविता भी चिड़िया की तरह उड़ान भरती है, लेकिन कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से भिन्न है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान एक निश्चित सीमा है, जबकि कविता में भावों की, विचारों की उड़ान किसी भी सीमा या बंधन से मुक्त है। वह असीम है, वह अनंत उड़ान है। इसी कारण कवि आगे कहता है कि बाहर भीतर सब घरों में कविता की भाव रूपी पंख लगाकर उड़ने का अर्थ चिड़िया भी नहीं जाना और समझ सकती है। वास्तव में कविता में कवि की असीम कल्पना के पंख लगे होते हैं। अतः कविता के पंखों की समता चिड़िया के पंख नहीं कर सकते हैं। इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्यांश की भाषा सहज एवं प्रवाह युक्त है। चिड़िया क्या जाने में कवि ने प्रश्नालंकार का प्रयोग किया है। भाषा में तुकबंदी जैसे बहाने, माने, जाने तथा युग्म शब्दों जैसे इस घर उस घर, बाहर भीतर आदि के प्रयोग से एक विशिष्ट सौंदर्य आ गया है। साहित्यिक खड़ी बोली में भी सामान्य रूप से प्रचलित होने वाले शब्दों के प्रयोग के कारण कविता अपने उद्देश्य में सफल हुई है। इसमें पाठक को अर्थ के स्तर पर कविता को समझने में आसानी होती है। प्रस्तुत काव्यांश में चिड़िया क्या जाने पद में प्रश्नालंकार है। कविता के उड़ने के अर्थ में मानवीकरण किया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। बाहर भीतर इस घर उस घर में र वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। कविता के पंख पद में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरा काव्यांश, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। भावार्थ देखते हैं। कवि कहता है कि कविता का खिलना फूलों के खिलने की तरह ही है, लेकिन कविता के खिलने और फूलों के खिलने में एक सूक्ष्म अंतर है। वह यह कि फूल के खिलने के बाद उसके जीवन और तत्पश्चात मुरझाकर समाप्त हो जाने की एक निश्चित अवधि एवं नियति होती है, जबकि कविता एक बार विकसित होकर जीवन पाकर अमर और अमिट हो जाती है। इसी वजह से कवि कहता है कि कविता के खिलने का मर्म फूल भी नहीं जान सकता। कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि फूल जिनके खिलने में आनंद है, उत्साह है, जिनमें कोमलता और आकर्षण भी है, वे भी कविता की समता नहीं कर सकते, क्योंकि कविता अनंत जीवन एवं आनंद से युक्त होती है। वह फूलों की भांति एक बार खिलकर मुरझाती नहीं, अपितु सदैव नए अर्थ ग्रहण करके विकासशील एवं जीवित बनी रहती है।
इसका काव्य सौंदर्य। कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है तथा प्रश्नालंकार, वक्रोक्ति आदि अलंकारों के प्रयोग के कारण भाषा प्रभावशाली हो गई है। अनुप्रास का प्रयोग खिलना भला फूल क्या जाने में देखने लायक है। तीसरा काव्यांश है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। जाने का अर्थ है समझे। भावार्थ देखते हैं। कवि कहता है कि कविता भी बच्चों के खेल की तरह ही होती है। कविता भावों, विचारों और शब्दों के खेल खेलती है। जिस प्रकार बच्चों के खेल में सीमा का कोई स्थान नहीं होता, उनके खेल सभी विधि निषेधों से परे होते हैं, वैसे ही कविता भी होती है। बच्चों में भविष्य, विकास की असीम संभावनाएं और उमंग, उत्साह एवं क्षमताएं हैं। उसी तरह कविता में भी अर्थ की व्यापक संभावनाएं हैं। उसमें भी रचनात्मक ऊर्जा होती है। भेदों के बंधन से ऊपर उठकर सबको एक कर देने के मायने बच्चे जानते हैं और उन्हीं की तरह कविता भी जानती है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार बच्चे अपने पराये का भेद नहीं जानते, उन्हें सभी घर अपने ही प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता के स्तर पर सारा संसार अपना है, आत्मीय है। उसका उद्देश्य कविता द्वारा सार्थक एवं रचनात्मक विचार अथवा संदेश को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाना है। काव्यांश का भाव सौंदर्य। कविता और बच्चों के खेल की तुलना के माध्यम से बच्चों के मनोभाव एवं कविता के भाव में समानता प्रकट हुई है। बच्चों के खेल नियम और सीमा के बंधनों से मुक्त होते हैं। कविता भी कुछ ऐसी ही होती है। आगे देखते हैं। यह घर वह घर, सब घर तथा बाहर भीतर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। सब घर एक कर देने के माने कहकर कवि ने बच्चों की आत्मीयता और भेदभाव रहित होने के गुण को दर्शाया है। बच्चे और कविता को एक जैसा बताने में दोनों ही एक दूसरे के प्रभाव में बढ़ोतरी करते दिखाई देते हैं। कविता का मानवीकरण हुआ है, अतः मानवीकरण अलंकार है। कविता की भाषा सहज एवं प्रभावयुक्त है तथा तुक प्रधान है। धन्यवाद। कुंवर नारायण की दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, जो कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। तो हमारी कविता है, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। शब्दार्थ देखते हैं। चक्कर का अर्थ है प्रभाव या चक्रव्यूह। टेढ़ा मेढ़ा फंसना मतलब बुरी तरह फंसना या उलझना। पेचीदा मतलब जटिल या कठिन। भावार्थ देखते हैं। कवि कुंवर नारायण कहते हैं कि बात सीधी थी, लेकिन भाषा के चक्कर में पढ़कर जरा टेढ़ी हो गई। उसे सुलझा पाने की कोशिश कवि ने बखूबी की, लेकिन वह उलझती ही चली गई, अर्थात भाषा के जाल में फंसती गई और पेचीदा या दुरह न समझ में आने योग्य हो गई। कवि यहाँ बात के लिए उपयुक्त माध्यम
जो निश्चित रूप से भाषाई है को चुनने की सलाह देता है। प्रायः ऐसा होता है कि हम कुछ कहने के लिए जब घुमावदार भाषा का सहारा लेते हैं तो बात अधिक उलझ जाती है, समझ से परे हो जाती है। तात्पर्य यह है कि कविता की रचना प्रक्रिया में भावों के अनुसार भाषा का चुनाव और प्रयोग करना चाहिए। यदि भाषा के साथ तोड़ मरोड़ करने की कोशिश की गई तो भावों की अभिव्यक्ति ठीक ढंग से स्पष्ट नहीं हो सकेगी। इस प्रकार कविता अस्पष्ट और निरुद्देश्य हो जाएगी। इसका काव्य सौंदर्य भी देखते हैं। काव्यांश का कथ्य सौंदर्य इसकी भाषा के सरल होने के कारण प्रकट होता है। कवि ने भाषा की जटिलता पर व्यंग करते हुए अपनी बात को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया आदि युग्म शब्दों के द्वारा अत्यंत प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया है। यहाँ अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। लोक प्रचलित मुहावरेदार प्रयोगों जैसे भाषा का चक्कर, टेढ़ी फंसना आदि के द्वारा कविता में एक विशेष अर्थ और प्रभाव आ गया है। साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार द्रष्टव्य है। ये कविता है। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। शब्दार्थ देखते हैं इसके। धैर्य धीरज, बेतरह बुरी तरह, कर्तव्य चमत्कार, तमाशबीन तमाशा देखने वाले दर्शक, शाबाशी प्रशंसा, जोर जबरदस्ती बलपूर्वक, चूड़ी मरना, पेंच कसने के लिए बनी चूड़ी या खांचे का नष्ट होना। भावार्थ देखते हैं। कवि कहता है कि उसने बात के पेंच अर्थात उसके अर्थ या अभिप्राय को समझे बिना बेतरह कसना शुरू किया और इसका परिणाम यह हुआ कि अंततः बात की चूड़ी मर गई, अर्थात वह निरर्थक और उद्देश्यहीन सी हो गई। उसकी कसावट एवं पेनापन जाता रहा, वह शब्दों की गठरी बनकर रह गई। कवि को ऐसा करते देखने वालों ने उसका व्यंग्यपूर्वक वाही के शब्दों में उपहास किया। बात अब भी उचित भाषा के अभाव में, सरलता के अभाव में उलझी ही रही। वास्तव में चमत्कार या विशेष प्रभाव पैदा करने के चक्कर में जब हमारी अभिव्यक्ति अस्पष्ट हो जाती है तब ऐसा होता है। भाषा की दुरूहता से चमत्कार उत्पन्न होना एक भ्रम है, बल्कि इसके कारण बात प्रभावहीन ज़्यादा हो जाती है। सहज शब्दावली के द्वारा भावों की अभिव्यक्ति अधिक सुगमता से होती है और सहजता में दृढ़ता एवं स्थायित्व भी अधिक होता है। इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा सहज है, लेकिन सहज होते हुए भी बिंब प्रदान है। कवि ने पेंच की बेतरह कसने और बात की चूड़ी मर जाने के बिंबात्मक प्रयोग द्वारा कविता के लिए जटिल और न समझ में आने वाली भाषा के चुनने के परिणाम को अत्यंत प्रभावशाली एवं सार्थक ढंग से प्रस्तुत किया है। जोर जबरदस्ती जैसे प्रचलित उर्दू शब्दों का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से हुआ है। भाषा में तत्सम तथा उर्दू शब्दों के मेल से विशेष प्रभाव आ गया है। तमाशबीन एवं कर्तव्य शब्दों में व्यंग का भाव छिपा है। हाँ, तो आगे हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? शब्दार्थ देखते हैं। कसाव, कसावट,
सहूलियत, आसानी या सरलता। बरतना, प्रयोग करना। इसका भावार्थ, कवि कहता है कि अपनी उलझी हुई बात रूपी पेंच को उसने हार कर कील की तरह जहाँ थी वहीं ठोक दिया, अर्थात उसे स्थायी कर दिया, लेकिन उसमें कसाव अर्थात दृढ़ता नहीं रही। तभी बात ने जो कवि के साथ शरारती बच्चे की भांति खेल रही थी, परेशान हो चुके कवि को पसीना पोंछते देखकर भाषा की सहूलियत यानी भाषा का उचित और सरल प्रयोग करने के संबंध में चेताया। वास्तव में यह कविता के लिए सहज, सरल एवं संप्रेषणीय भाषा के चुनाव का आग्रह कवि द्वारा किया गया है। भाषा को सहूलियत से बरतने का अर्थ है भाव के अनुसार भाषा को चुनना और उसका प्रयोग करना, क्योंकि भाषा केवल एक माध्यम है। वास्तविक उद्देश्य है भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति, जो कविता की सार्थकता का अनिवार्य आधार है। इसका काव्य सौंदर्य है। कवि ने काव्यांश में बात का मानवीकरण किया है। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना एक रोचक दृश्य बिंब है। पसीना पोंछना परेशानी के अर्थ को सूचित करने वाला मुहावरेदार प्रयोग है। कील की तरह ठोकना में उपमा अलंकार है। बात के लिए कील की उपमा तथा जबरदस्ती के लिए ठोकना अत्यंत सार्थक प्रयोग है। भाषा को सहूलियत से बरतना कहकर कवि ने कविता के लिए सहज एवं सुग्राह्य भाषा अपनाने पर बल दिया है। कसाव, ताकत, शरारती, सहूलियत, बरतना आदि उर्दू के प्रचलित शब्दों के प्रयोग से कविता के कथ्य में एक जीवंतता तथा विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न हो गया है। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।